The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र माने मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया। कोरोना का टीका मुफ्त बांटने का वादा किया तो अच्छी खासी बहस भी छिड़ गई। इस घोषणा पत्र की तमाम बातों पर तफसील से बात करेंगे आज दिन की बड़ी खबर में, लेकिन उसके पहले देखिए ये वीडियो। अरे मैं जानता हूँ लोग गर्भों पार्टी के नाम पे चलन छोटे हो गया पैसा लेके आप पहले कितना रुपया लेके आऊंगा 18,000 पैसा लेके आई मैं यही मंगा दे रहा हूँ लेके तो आऊंगा बंदूक ना निकालिए साहब बंदूक ने मैं मार दूंगा बर्बाद कर दी एक काम कर रहा है उदार को भी किया दारू पीने की तुमको रखा कौन सा बिंदु रखा जाओ उससे मांगो पैसे हम नहीं रखे तुम लोग को जाइए वहां पर जिन खद्दरधारी नेता को कुछ मिनटों में आपने पूरा कमरा नापते देखा, उनका नाम बिसाहूलाल सिंह बताया जा रहा है। उनके परिचय में जुड़ता है कि वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और अनूपपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। चहलकदमी करने के अलावा वो कुछ और भी कर रहे हैं। अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर आसपास खड़े लोगों के लिए मधुर ध्वनियां निकाल रहे हैं, जिन्हें हमने बीप कर दिया है। आप समझ ही गए होंगे, ये वीडियो मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। कांग्रेस का दावा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को रिवॉल्वर दिखा रहे थे। वीडियो कब का है ये स्पष्ट नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि इस मामले में हम चुनाव आयोग जाएंगे और ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या बीजेपी बंदूक से चुनाव लड़ने वाली पार्टी है? क्या कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को इस तरह से धमकाया जा रहा है? बिसाहूलाल सिंह ने हाल ही में कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी। उन पर भी केस दर्ज हुआ था और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कहना पड़ा, मैंने सुना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन अगर कोई आहत हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं। हालांकि उन्होंने कमलनाथ के उस आपत्तिजनक शब्द की याद दिला दी जो कमलनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी के लिए इस्तेमाल किया था। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उससे पहले हर तरफ के नेताओं के ये तरह तरह के रंग जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हम इन्हें किनारे रखते हैं और अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 55,838 नए मामले सामने आए और 702 मरीजों की मौत हुई। इन्हें मिलाकर संक्रमण के कुल मामले बढ़कर हो गए हैं 77,06,946। एक्टिव मामलों की संख्या है 7,15,812। ठीक हुए मरीज 68,74,518। कुल मौतें 1,16,616। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी और बताया कि वो पटना एम्स में भर्ती हुए हैं। इससे पहले बीजेपी के ही नेता शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी। उधर इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने उच्च स्तरीय सूत्रों के हवाले से बताया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने कोविड गाइडलाइंस में कुछ नई छूट दी हैं और ये देश में आने वाले विदेशी नागरिकों से जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट और मेडिकल वीजा को छोड़कर सभी वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। टूरिस्ट को छोड़कर अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन यानी PIO कार्ड होल्डर्स और सभी विदेशी नागरिकों को वायुमार्ग या जलमार्ग से भारत आने की छूट है। जो विदेशी नागरिक इलाज के लिए भारत आना चाहते हैं वो मेडिकल वीजा के लिए अटेंडेंट सहित आवेदन भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ।
सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है। चुनाव है तो वादे हैं, वादे हैं तो घोषणा पत्र है। मतदान से ठीक 6 दिन पहले बीजेपी और जेडीयू ने आज 22 अक्टूबर को अपना घोषणा पत्र जारी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी का और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू का घोषणा पत्र पेश किया। घोषणा पत्र में अमूमन पार्टियां भविष्य को लेकर अपना इंटेंशन जाहिर करती हैं और जनता से वादा करती हैं कि अगर हम आए तो क्या करेंगे। पार्टियां इसे विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र या अलग अलग नाम से भी बुलाती हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र के ऊपर लिखा है 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प। वहीं नीतीश के घोषणा पत्र में 7 निश्चयों की बात कही गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि ये आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 11 संकल्प गिनाए हैं। इनमें 2 वादों पर सबसे ज्यादा चर्चा छिड़ी हुई है। पहला, पूरे बिहार के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा, जिस पर दूसरी पार्टियों ने बीजेपी को घेर लिया है कि वैक्सीन का राजनीतिकरण कर दिया गया। दूसरा, रोजगार का वादा, जिसमें रोजगार को लेकर बीजेपी नेताओं की ही पुरानी बातें खोज खोज कर दिखाई जा रही हैं। इन दोनों ही बड़ी बातों पर लौटेंगे, लेकिन पहले जल्दी से आपको बता दें कि बीजेपी के 11 वादे कौन से हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर बिहार वासी का निःशुल्क टीकाकरण, मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराना, अगले 1 साल में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति, अगले 5 साल में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर देना और 2024 तक दरभंगा में राज्य के दूसरे एम्स का संचालन। धान गेहूं के बाद दलहन की भी खरीद एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की निर्धारित दरों पर। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान। दुग्ध उत्पादन के लिए 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग। 2 साल में इनलैंड में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। कृषि क्षेत्र में 10 लाख रोजगार के नए अवसर। बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, इसलिए वित्त मंत्री को घोषणा पत्र जारी करने के लिए आना पड़ा। सुनिए। पिछला बार सुशील मोदी जी ने जारी किया था, बोले थे सबको स्कूटर और डीजल और पेट्रोल का किराया देंगे, खर्चा देंगे। मिला क्या? यही प्रधानमंत्री जी ने बोला था बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। तो हम चाहेंगे, एक तो बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बाहर से आकर के वित्त मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है और विजन डॉक्यूमेंट जारी कराया जा रहा है। यानी बिहार के बीजेपी नेता सक्षम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। इन दिनों तेजस्वी यादव की जनसभाओं के वीडियो उनके समर्थक खूब शेयर कर रहे हैं, जिसमें खूब भीड़ दिखती है और तेजस्वी शोर शराबे के बीच वादा करते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरियां देने के फैसले पर कलम चलाएंगे। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की असली वाली घर वापसी के बाद से रोजगार को पार्टियां मुद्दा बनाने में लगी हुई हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में अलग अलग तरह के रोजगार की बात की है, जिन्हें मिला दिया जाए तो आंकड़ा 19 लाख पहुंचता है। इसमें 15 लाख रोजगार के अवसर, 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति और स्वास्थ्य क्षेत्र में 1 लाख नौकरियों का वादा है। यहाँ रोजगार के अवसर टर्म पर जानकार कहते हैं कि इसका मतलब सीधे नौकरी देना नहीं माना जा सकता। छोटा मोटा उद्योग लगाना, स्टार्टअप में मदद करना भी रोजगार के अवसर में आता है। तो कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी ने सीधे तौर पर 3 लाख नौकरियों और 15 लाख रोजगार के अवसर की बात कही है, लेकिन लोग मोटा मोटी 19 लाख रोजगार को पकड़कर चल रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादे पर बीजेपी नेताओं के कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं, जिसमें इन्हें अव्यवहारिक बताया जा रहा है। 21 अक्टूबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 10 लाख नौकरी देने की डपोर शंखी घोषणाओं के लिए विपक्ष अतिरिक्त करीब 58,000 करोड़ कहां से लाएगा। सुशील मोदी की ये बात भी सुन लीजिए। मित्रों, वोट लेने के लिए विपक्ष किस प्रकार का झूठा प्रलोभन दे रहा है, झूठा वायदा कर रहा है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। मित्रों, कोई भी सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। और मैंने वित्त मंत्री के नाते जब आंकड़ा जोड़ा है तो अगर 10 लाख लोगों को कोई सरकार अगर नौकरी देती है तो मालूम है कितना खर्च आएगा? 58,415 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का अतिरिक्त खर्च आएगा। अभी वर्तमान में बिहार सरकार के करीब 12,11,000 कर्मचारी हैं
और इन 12,11,000 कर्मचारियों के वेतन मद में हम लगभग 52,734 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। अब अगर अतिरिक्त 10 लाख लोगों की बहाली हो जाए तो केवल वेतन मद में 1,11,000 करोड़ रुपये हमको खर्च करना पड़ेगा। तो क्या विपक्ष ये कहना चाहता है कि बिहार सरकार है बाकी सारे काम बंद कर दें? सुशील मोदी के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी पर तंज कसते हुए यही सवाल पूछा था कि इसका पैसा आएगा कहां से। अब घोषणा पत्र में वैक्सीन वाली बात पर आते हैं। बिहार के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे पर सोशल मीडिया और राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं आईं और कहा गया कि वैक्सीन को भी चुनाव से जोड़ दिया है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, कोरोना का टीका देश का है, भाजपा का नहीं। टीके का राजनीतिक इस्तेमाल दिखाता है कि इनके पास बीमारी और मौत का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया, क्या दूसरे राज्यों के लोगों को वैक्सीन के लिए पैसे देने पड़ेंगे? पोलियो से लेकर स्मॉल पॉक्स तक सारे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम मुफ्त ही होते हैं। भाजपा की तरफ से अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि केंद्र तो सभी राज्यों को सस्ती दर पर टीका देता है, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। बिहार भाजपा ने इससे जनता के बीच मुफ्त बांटने का फैसला किया है। सिंपल सी बात है। कई लोगों ने इस तरफ ध्यान दिलाया कि ऐसा फैसला अन्य भाजपा शासित राज्यों की सरकारें क्यों नहीं करती। घोषणा पत्र के 7वें बिंदु में दलहन की खरीद पर एमएसपी की बात कही गई है। इस पर कहा जा रहा है कि 3 कृषि कानूनों पर किसानों का विरोध था कि एमएसपी के बारे में कानून में लिखकर दिया जाए, जबकि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही थी। अब कानूनों में तो नहीं लिखा, लेकिन घोषणा पत्र में ये बात लिख दी है। बड़ी खबर में अब बात महाराष्ट्र की। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार ने सीबीआई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब महाराष्ट्र में किसी भी केस की जांच के लिए सीबीआई को पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। हालांकि इस फैसले से पहले से चल रही जांच पर फर्क नहीं पड़ेगा। माना जा रहा है कि टीआरपी घोटाला और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी गैर बीजेपी शासित राज्य पहले ही ऐसे कदम उठा चुके हैं। कई राज्यों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो अपने फायदे के लिए सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी इस तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चर्चा थी कि सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक कारण से किया जाता है। सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल संगठन है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका फायदा लेने के लिए दबाव की बातें सामने आई थी। वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि सीबीआई छोटे छोटे मामलों में भी घुसने लगी। सीबीआई का अपना एक वजूद है। महाराष्ट्र में अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का मामला है तो सीबीआई को जांच करने का अधिकार है। मुंबई या महाराष्ट्र पुलिस ने किसी विषय पर जांच शुरू की, किसी और राज्य में एफआईआर दाखिल की जाती है, वहां से केस सीबीआई को जाता है और सीबीआई महाराष्ट्र में आ जाती है। अब ये नहीं चलेगा। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले की जांच पहले मुंबई पुलिस कर रही थी, फिर एक एफआईआर पटना में दर्ज कराई गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। वहीं मुंबई पुलिस ने कथित टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ किया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी सहित 3 चैनलों ने टीआरपी के साथ हेराफेरी की। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन लखनऊ के हजरतगंज थाने में 17 अक्टूबर को टीआरपी में कथित छेड़छाड़ को लेकर अज्ञात चैनलों के खिलाफ एक और केस दर्ज होता है और इसके तुरंत बाद जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। कहा जा रहा है कि पूरी मशक्कत टीआरपी वाले मामले में चल रही जांच में अड़ंगा लगाने की आशंका पर ही हो रही है। आशंका जताई जा रही है कि मामले की जांच के लिए सीबीआई मुंबई जा सकती है। मुंबई पुलिस अपनी जांच में किसी भी तरह का दखल नहीं चाहती। ऐसे में सीबीआई को नो एंट्री का साइन दिखा दिया गया है। आखिर राज्य सरकारों को कौन से अधिकार मिले हैं जिसके जरिए वो सीबीआई को अपने राज्य में जांच से रोक सकती है? सीबीआई का काम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत होता है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट यानी डीएसपीई एक्ट 1946 के तहत सीबीआई को राज्य में जांच से पहले राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी। सहमति भी 2 तरह की होती है, पहली केस स्पेसिफिक और दूसरी जनरल। सीबीआई का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों पर है, लेकिन राज्य सरकार से जुड़े किसी मामले की जांच करने के लिए उसे राज्य सरकार की सहमति की जरूरत होती है। इसके बाद ही वो राज्य में मामले की जांच कर सकती है। सामान्य सहमति को वापस लेने का मतलब है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना इन राज्यों में प्रवेश करते ही किसी भी सीबीआई अफसर के पुलिस अधिकारी के रूप में मिले सभी अधिकार खत्म हो जाते हैं। अगली खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी है।
अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से लगातार निराश करने वाली खबरें आ रही हैं। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस मूड को बदलने की कोशिश की। उनका कहना है कि सरकार और आरबीआई की नीतियों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि वित्तीय संस्थाओं के पास ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त पूंजी हो। कई वित्तीय संस्थाएं पहले ही पूंजी जुटा चुकी हैं, कुछ पूंजी जुटाने की योजना बना रही हैं। निश्चित रूप से आने वाले महीनों में वो पूंजी जुटा लेंगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोरोना वायरस संकट का अंत होगा, रिजर्व बैंक सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिन्हें हम एनबीएफसी के नाम से जानते हैं, से उन पर दबाव का विश्लेषण करने के लिए कहेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर नियंत्रण हासिल होने के बाद सरकार निश्चित रूप से आगे की राजकोषीय योजना की जानकारी देगी, माने एक रोड मैप पेश करेगी कि हालात ठीक करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है। आरबीआई के मुखिया की बातों को समझने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर अंशुमान तिवारी से। उनका कहना है कि शक्तिकांत दास की बातें नई नहीं है। इकोनॉमिक रिवाइवल की बात कही जा सकती है क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था गिरी हुई है तो ऊपर उठेगी, लेकिन जब तक डिमांड के नंबर सही नहीं आ जाते हैं ये कहना ठीक नहीं होगा। फेस्टिवल सीजन में भी किसी तरह का बहुत ज्यादा डिमांड नहीं आ रहा है। इसके बाद वाले क्वार्टर में हो सकता है कि चेंज दिखाई दे। आरबीआई ये तो नहीं कह सकता कि इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं होगा, लेकिन शक्तिकांत दास ने कोई डेटा नहीं दिया है जिससे कि उनके बातों को काउंटर किया जा सके। शक्तिकांत दास का कहना है कि सरकार और आरबीआई की नीतियों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन अंशुमान तिवारी का कहना है कि जहां तक राहत पैकेज की बात है तो उसका असर दिख नहीं रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक के -10% रहने की बात कही जा रही है। ऐसे में ग्रोथ का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप 10 मंजिल नीचे हैं तो जमीन के बराबर आएंगे, फिर आप ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। इकोनॉमी में कोई भी रिवाइवल अगले साल के पहले दूसरे क्वार्टर में दिखाई देगा, वो भी तब जब डिमांड बढ़ेगी। गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि भारत ने कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए राजकोषीय विस्तार का रास्ता चुना है। इस बारे में अंशुमान तिवारी का कहना है कि पिछले साल की तुलना में सरकार 2 गुना कर्ज ले चुकी है। राज्यों को जीएसटी का पैसा देने के लिए केंद्र को कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन सरकार जो कर्ज ले रही है उसका फायदा नहीं दिख रहा है। सरकार अगर 12 लाख करोड़ का कर्ज ले रही है तो इसका असर दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा, क्योंकि सरकार अपने पर खर्च कर रही है, क्योंकि रेवेन्यू घट गया है। ऐसे में सरकार अपना खर्च चलाने के लिए लोन ले रही है, ना कि अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए। अगली खबर नौसेना से जुड़ी है। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस कावारत्ती भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इसे नेवी को सौंपा। विशाखापट्टनम में नेवल डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज है। इस युद्धपोत में 90% से अधिक देशी उपकरण है। भारतीय नौसेना के मुताबिक इसे भारतीय नेवी की नेवल डिजाइन टीम ने डिजाइन किया है, जो कि अब इस क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर होने का सबूत देता है। आईएनएस कावारत्ती नाम का ये दूसरा जहाज है जो नौसेना में शामिल हुआ है। पुराना आईएनएस कावारत्ती 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में सक्रिय था, जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति दिलाने वाले युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। आईएनएस कावारत्ती प्रोजेक्ट 28 के तहत स्वदेश में निर्मित 4 पनडुब्बी रोधी जंगी स्टेल्थ पोत में से आखिरी जहाज है। 3 युद्धपोत इससे पहले ही भारतीय नेवी को सौंपे जा चुके हैं। प्रोजेक्ट 28 की शुरुआत 2003 में की गई थी। इससे पहले आईएनएस कमोरता 2004 में, आईएनएस कदमट्ट 2016 में और आईएनएस किल्टन 2017 में नेवी का हिस्सा बन चुके हैं। क्या है इसकी खासियत? इसमें 90% देसी उपकरण है। इसके सुपर स्ट्रक्चर के लिए कार्बन कॉम्पोजिट का उपयोग किया गया है। नौसेना में शामिल करने से पहले इसकी सभी तकनीकी स्तरों पर जांच और ट्रायल किया गया है। 3300 टन वजनी ये युद्धपोत 109 फीट लंबा है। इसकी ऊंचाई करीब 4 मंजिला इमारत के बराबर है। इसमें लगे सेंसर काफी दूर से दुश्मन की सबमरीन का पता लगा सकते हैं। ये रडार की पकड़ में बड़ी मुश्किल से आता है। इसमें लगे खास सेंसर पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका पीछा करने में सक्षम है। पोत परमाणु, रासायनिक और जैविक युद्ध की स्थिति में काम करेगा। युद्धपोत 25 किलो नॉट या 46 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ सकता है। इस पर जमीन से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइल के साथ एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगा है। इसमें 6 टॉरपीडो ट्यूब भी है। 76 mm की गन भी लगी है। टॉरपीडो से पानी
के अंदर किसी टारगेट पर निशाना लगाया जा सकता है। क्लोज इन वेपन सिस्टम लगा है जो अपनी तरफ आती किसी भी मिसाइल का पता लगाकर उसे नष्ट कर सकता है। दी ललन टॉप शो में अब वक्त है बिहार चुनाव से ग्राउंड रिपोर्ट्स का। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज हमारी टीमें कहां पहुंची। टीम हीरा भागलपुर, टीम गंगा नालंदा में है, टीम सोन आरा में और टीम कोसी दरभंगा में। पहली रिपोर्ट टीम कोसी की है। आम जनता 5 साल में जनता के बीच दिखने वाले नेताओं के वादों पर फिर से भरोसा करती है। अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए नेता कहते हैं, मैं जबान देता हूं, लेकिन इस पर भी लोगों को यकीन ना हो तो क्या करते हैं, बेगूसराय के बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की तरह शॉल रखकर चले जाते हैं। स्थानीय लोगों ने हमारी रिपोर्टर स्वाति मिश्रा को यह शॉल दिखाई। आप उनकी बातचीत सुनिए। हर बार हम लोग बोले कि जाति, हम भी भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं। गिरिराज सिंह भी अपना गमछा रख के गए थे। गमछा कहाँ रख के गए थे? कहाँ रखे? चिड़िया में मेरे गांव में आए थे वो। गमछा रखा अपना? जी, अपना अंग वस्त्र रखे थे। क्या कह के? आश्वासन दिए थे। अच्छा, वो आश्वासन की निशानी थी। आश्वासन दिए थे कि हम जाते हैं, ये मेरा पूरा हो जाएगा तो आपसे मिलेंगे, आपका काम हम पूरा करेंगे। उसके बाद उन्होंने भूल गया। उसके बाद हम ट्वीट भी किए, हर बात उनको जगाते भी रहे, कम से कम सर जी अपना गमछा तो ले जाइए, ये अंग वस्त्र है आपका, कम से कम गमछा रखा है गांव में? हाँ, अभी भी रखे। हम उसको महावीर थान में दे दिए सार्वजनिक काम के लिए। महावीर स्थान में दे दिया? सार्वजनिक काम के लिए कोई भी काम होता है, किसी को आया अनाथालय में सोने के लिए, उसको देते हैं ओढ़ने के लिए, बैठने के लिए। क्या करें? वहाँ रखा है अभी? हाँ, अभी भी दिख जाएगा अभी। हाँ, एकदम मिल जाएगा। जब आइएगा तब आपको मिल जाएगा। गिरिराज सिंह आए थे आपके यहाँ, लोगों ने बताया सांसद चुने गए। कहाँ है वो चादर? मार्कंडे राय के वो कहे थे जो हम जब ये है गिरिराज सिंह की शॉल। अच्छा, वो यहाँ इसी जगह आए, मंदिर पे आए। क्या कहा था? वोट मांगने आए थे तब? वोट मांगने आए तो बोले उनको हम लोग चादर प्रदान किए थे। तो वो जाने के वक्त ये मंदिर पर छोड़ के गए कि हम चुनाव अगर जीत जाएंगे तो चुनाव जीतने के बाद आप लोगों की पुल की समस्या को हम दूर करेंगे, उसके बाद ये चादर हम ले जाएंगे। अच्छा। उनका पीए अमर कुमार अमर हैं। कई बार मैंने बोले कि जरा उनसे भेंट कर लीजिए। गिरिराज बाबू अपने बोले कि जरा उनसे भेंट कर लीजिए, तो हम लोग उनसे संपर्क किया। उसके बाद आज तक यहाँ नहीं आए। 10 बार हम लोग गए उनसे भेंट करने के लिए, भेंट किए, लेकिन उसके बाद भी नहीं आए। टीम गंगा से हमारे साथी अभिषेक नालंदा में मिले एक नौजवान से। क्या नाम है आपका? अभिरंजन कुमार। क्या करते हैं आप? जी, ग्रेजुएशन करके सिपाही में लगे हुए हैं। सिपाही हैं अभी आप? नहीं है, रिजल्ट हुआ है। अब देखिए कब बहाली लेते हैं नीतीश जी। रिजल्ट आ गया आपका? सिपाही बनने वाले हैं? हाँ, बिहार पुलिस में? जी, बहुत बहुत बधाई। इनको बधाई दे दी, सबको बिहार पुलिस में लगने वाले हैं ये। क्या कह रहे हैं आप पीछे से? कुछ नहीं बोला है। तो आपकी यात्रा कैसे रही बिहार पुलिस में? चूंकि नौकरी का इतना मारा मारी है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, सब ये कह रहे कि मेरी नौकरी नहीं लग रही। ग्रेजुएट कर लिए, 5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और फॉर्म भर रहे हैं तो नौकरी नहीं लग रही है। फिर यात्रा कैसे रही? यात्रा बहुत बढ़िया रहा सर। अरे वाह, गजब। क्या यात्रा रही? अच्छी बात है यार, अच्छी बातें भी आनी चाहिए। बात बताइए। बहुत बढ़िया रहा। रिजल्ट हो गया। हम EWS लगाए थे, संजोग रिजल्ट आ गया। अच्छा, EWS? जी, EWS से 10% हम लोग का आरक्षण जो मिला उससे लाभ हुआ है। कितनी बार में आप एग्जाम दिए? हम 2 बार दिए हैं बिहार पुलिस का। देखिए सर, जो है प्रॉब्लम, ये चीज़ वो चीज़ लोग बता रहे हैं, जल स्कूल फलना चिलना, ये सब कुछ नहीं है। ये सब हम लोग अपने आप में टूटे हुए हैं सर। कैसे टूटे हुए? अपने आप में टूटे हुए हैं। लोकल कुछ नेता हैं, फलना चिलना, 2-4 गो वहाँ का अपने आप में नहीं एक्टिव हैं। और कोई बात नहीं है। अगर जो स्कूल है, मेरा स्कूल है, तो भैंस कैसे बना जाएगा? अगर जो कदम ये 10 लड़का लेके उठाते हैं अच्छा करने के लिए, तो हो सकते हैं घर से गार्जियन सपोर्ट करेंगे। हमको सपोर्ट किए, भैया को नहीं सपोर्ट किए, तो हो सकते हैं भैया के गार्जियन उनको, हमारे पिताजी को दबाव देंगे। समाज में आकर के सब बिखर गए हैं और कोई बात नहीं है। समाज में ये बिखराव क्यों है? यही समझना चाह रहे हैं हम, ये बिखराव क्यों है? कमी कुछ नहीं है सर। सबसे बड़ा कमी है अपने आप में आत्मविश्वास। हमारे पास अगर जो आत्मविश्वास, जैसे अभी इकट्ठा है सब, यही तरह का अगर जो हो जाएंगे इकट्ठा, तो धरती पर कोई ऐसा काम नहीं है कि जो नहीं होगा। आप कंसार के बारे में जानते हैं? बिहार के इस ग्रामीण इलाके में एक महिला चना चावल चूरा भूनती है और मेहनताने के तौर पर इसका एक हिस्सा अपने पास रख लेती है। ये उसकी भूख का
बार्टर सिस्टम है। देखिए, ललन टॉप की चुनावी टीम बिहार घूमने निकली है। बिहार विधानसभा चुनाव का मौका है और हम हैं समस्तीपुर ज़िला में और ये गांव है खरहिया। हम जा रहे थे दरभंगा की तरफ और हमें ये दिख गया कंसार। कंसार ये है जहाँ पर लोग कोई चिड़वा भुनाता है, गांव के लोग कोई मुरही भुनवाने आता है, चावल भुनवाने आता है, कोई चना भुनवाने आता है। तो हमने सोचा आपको भी दिखाएं वो ट्रेडिशनल तरीका, ग्रामीण भारत के अलग अलग चेहरे। ये भी एक पेशा है। ये कंसार इनका है, इनसे बातचीत शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? आपके नाम की है? समली समल समली समली अही के कंसार है, इन्हीं का कंसार है। और घर में कितने लोग हैं? तीन लोग हैं इनके घर में। के एक ही हमने है, एक पुतौ है, एक तनु बच्चा है। अच्छा, आप बहू और उनका बच्चा। बेटा नहीं है। क्या हुआ उसको? काम करने के लिए गया। काम करने गया है। अच्छा, कहाँ काम करता है? गुवाहाटी। वहाँ पे क्या करता है? खाना बना है मनबारी। अच्छा, किसी होटल में खाना बनाता है। कितना पैसा कमाता है? 500, 5,000, 6,000। 5,000, 6,000। घर पे कितना रुपया भेजता है? अभी नहीं, अभी गया। कितना दिन हुआ गए हुए? 1 महीना। 1 महीना। उसके पहले गांव में ही रहता था? अथी नहीं लागल उतने। लॉकडाउन में आया था। अच्छा, उसके पहले भी गुवाहाटी में ही रहता था? अच्छा, लॉकडाउन में यहीं पे घर पे बैठ के, काम नहीं था, तब कैसे गुजारा चलता था? कंसार जोड़ता है, खाता। कंसार से कितना कमा लेती हैं? कंसार से थोड़े पाभर से रत्नी अतनी। अच्छा, जैसे कोई आपसे आधा किलो चूड़ा भुंजवाएगा तो उसका कितना पैसा लेंगी आप? अनाज पर भुंजाते। अनाज पर? अच्छा, आधा किलो चूड़ा भुनने का कितना अनाज लेंगी आप? थोड़ा सा तो नहीं देगा, इतना भुजा ने। हाँ, इतना पैसे पे नहीं होता है। नहीं, ये होता है। तो इस चावल में कितना लेंगी आप? थोड़ा सा, इतना। अच्छा, ये आपकी मजदूरी है? मतलब इतना चूड़ा में, इतना चूड़ा आपका हिस्सा, इस चावल में इतना चावल आपका मजदूरी है? कितना हो जाता है चूड़ा चावल दिन भर में? 3 बजे जोड़ता है, कभी 2 बजे जोड़ता है सांझ में। शाम को 2 या 3 बजे आप काम शुरू करती हैं, चूल्हा जोड़ती हैं। चूल्हा जोड़ना मतलब चूल्हा जलाना। अच्छा, फिर कितना बजे तक काम करती हैं? आप चल जाए शाम, अभी मतलब 5 बजे बंद, 2-3 घंटा चलाती हैं। आप चल जाए। 2-3 घंटा में कितना चूड़ा, कितना चावल हो जाता है? थोड़ा। आज कितना हुआ अभी तक? थोड़ा ठिकाना। ये दिखाइए थोड़ा। देखो, ये आज हुआ है आपका? इतना चना आपका हिस्सा हुआ है। अच्छा, पाव भर से थोड़ा ज़्यादा। और चावल कितना हुआ? का फोटो सबसे इंडिया ये मोबाइल पर नेट। ये दुकान बंद करने का वक्त है और अभी ये रही इनकी कमाई दिन भर की। हमारी टीमें लगातार ज़मीन से आप तक बिहार की कहानियां पहुंचा रही हैं। अगर आपको हमारी टीम से मिलना हो तो कल 23 अक्टूबर की उनकी लोकेशन भी हम आपको बता देते हैं। टीम हीरा होगी बेगूसराय में, टीम गंगा होगी पटना में, टीम सोन भी होगी पटना में और टीम कोसी होगी मधुबनी में। दी ललन टॉप शो में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं अदम गोंडवी की एक गजल, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। न महलों की बुलंदी से, न लफ्जों के नगीने से,
न महलों की बुलंदी से, न लफ्ज़ों के नगीने से तमद्दुन में निखार आता है घीसू के पसीने से। कि अब मरकज़ में रोटी है, मोहब्बत हाशिए पर है। कि अब मरकज़ में रोटी है, मोहब्बत हाशिए पर है। उतर आई गज़ल इस दौर में कोठी के जीने से। अदब का आईना उन तंग गलियों से गुजरता है जहां बचपन से सकता है लिपटकर माँ के सीने से। बहारे बेकिरां में ता क़यामत का सफ़र ठहरा, बहारे बेकिरां में ता क़यामत का सफ़र ठहरा। जिसे साहिल की हसरत हो उतर जाए सफ़ीने से। अदीबों की नई पीढ़ी से मेरी ये गुजारिश है, अदीबों की नई पीढ़ी से मेरी ये गुजारिश है। सजो कर रखे धूमिल की विरासत को करीने से। शुक्रिया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।